गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे आज के दिन टीचर्स डे पे विश किया, या जिन्होंने नहीं भी किया, उन सभी बच्चों का जो हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार स्टडी कर रहे हैं, हमसे किसी न किसी वे में भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और चलो अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। और हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। अभी लास्ट हमने पढ़ा था कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक, और आफ्टर दैट हमने पढ़ा था लोड लाइन। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिस्टर जो है उसको किस तरीके से एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है उसका एनालिसिस करेंगे अब, और किसका यूज़ करके, एच पैरामीटर का, एच प्राचलों के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। ओके, तो अभी इसके अंदर जो डायग्राम दिखाया गया है वो हमने पहले भी बनाया है। जैसे लास्ट जो अपने टॉपिक किया था उसके अंदर जो मूल या यूँ कहें कि फंडामेंटल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट होता है वो हमने बनाया था। और एज ए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो है हम लोग यहाँ पे उसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे कि एच पैरामीटर्स के फॉर्म में हमने डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है एच पैरामीटर्स के रूप में। जैसे ये वाला जो डायग्राम है वो हमने पहले बनाया है, जिसके अंदर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, बेस, एमिटर और कलेक्टर, जिसमें से आप जब उसको कॉमन बेस या 4 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें से आप जिसको इसके किसी एक टर्मिनल को जब आप ग्राउंडेड कर देते हो तो ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस और 2 पोर्ट डिवाइस के रूप में काम में ली जा सकती है। 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो इनपुट टर्मिनल 1 1 और आउटपुट टर्मिनल 2 2, ठीक है। तो उनमें से जो इनपुट करंट होती है और जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वो पूरे एम्पलीफायर सर्किट को कंट्रोल करते हैं, तो वो किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। तो आउटपुट जो करंट है या इनपुट जो वोल्टेज है वो उनकी फंक्शन होती है। जैसे V1 फंक्शन होता है I1 और V2 का, और इसी तरीके से जैसे I2 है तो वो भी फंक्शन होएगा I1 और V2 का। और उन्हीं को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था एच पैरामीटर में इक्वेशंस को। तो यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है उसमें हमने उसको कन्वर्ट किया था। तो V1 वोल्टेज जो थी वो बराबर थी V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2, और इसी तरीके से करंट I2 जो थी वो बराबर थी HF I1 प्लस HO V2 के। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एम्पलीफायर सर्किट को एज एन एम्पलीफायर जब हम लोग यूज़ में लेना चाहते हैं तो एम्पलीफायर क्या करेगा, कोई सिग्नल जो हम लोग अप्लाई करेंगे उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो जैसे इसके अंदर हमारे इस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि ये तो क्या है, मूल इसका परिपथ है, ये कोई सिग्नल हमने यहाँ पे दिया है और ये सिग्नल जो है एम्पलीफाई होकर के लोड पे हमें मिल जाता है। ओके, ये सिग्नल क्या होगा, लोड पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको एज ए वोल्टेज सोर्स और एज ए करंट सोर्स जो है यहाँ पे शो किया गया है। तो जैसे वोल्टेज सोर्स के रूप में आप इसको शो करोगे तो ये एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जोड़ा गया है। इसकी वोल्टेज को किसी रेजिस्टेंस RS के थ्रू इस जो मेन एम्पलीफायर सर्किट है उसके अंदर अप्लाई किया जाता है। ओके, तो अगर वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल दिया जा रहा है तो उसको एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ करके और जो मेन एम्पलीफायर सर्किट है, फंडामेंटल एम्पलीफायर सर्किट है, उसमें इंसर्ट किया जाता है और लोड जो है उस पर उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बाकी तो अंदर का सर्किट तो बिल्कुल वही है जो हमने पहले बनाया है, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोगों ने जो सिग्नल दिया है वो एक करंट सोर्स है, यहाँ पे ये जैसे करंट सोर्स है, IS लिख सकते हो आप इसको। तो अगर आप करंट सोर्स के थ्रू सिग्नल दे रहे हो तो जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्या करना पड़ेगा,
पैरेलल लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अपना एम्पलीफायर सर्किट एज इट इज़ रखना है। सिर्फ करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू ये इंसर्ट होगा वो रेजिस्टेंस जो है आपको पैरेलल यहाँ पे लगाना होगा। जैसे क्या होता है, जैसे वोल्टेज सोर्स से कोई सिग्नल आता है तो ये वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस पे कुछ ड्रॉप हो जाती है, जिससे हाई वोल्टेज इसके अंदर नहीं जाएगी और ये जलेगा नहीं या इसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से जब करंट सोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, सीरीज पैरेलल में ये रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे करंट का कुछ हिस्सा जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाता है और बाकी करंट इसमें चली जाती है जो हमें ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट सोर्स को जोड़ेंगे तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो है वो लगा देते हैं और बाहर वही लोड पे हमें क्या करना है, आउटपुट को प्राप्त करना है। तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर गेन करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट गेन की। करंट गेन क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर जो आउटपुट करंट और रहती है उसका इनपुट करंट के साथ रेशियो जो होता है वही क्या कहलाता है, करंट गेन कहलाता है। जैसे धारा लाभ क्या है, निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। AI इज इक्वल टू I2/I1 होता है। ओके, तो करंट गेन होता है AI इज इक्वल टू I2/I1। तो हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी थी कि I1 और V2 को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। तो करंट I2 जो है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, I2 इज इक्वल टू HF_I1 प्लस HO V2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो I2 बराबर ये है HF_I1 प्लस HO V2 और V2 जो है वो है -I2 ZL के बराबर होता है। V2 है यहाँ पे, ये देखो ये वाले जो टर्मिनल है 2 उस पे वोल्टेज है। ठीक है, तो जो मूल प्रवर्धक परिपथ है जिसे उसमें देखिए आप ये वाला, तो I2 करंट जो है वो जैसे इसके अंदर आप देखो इसके अंदर जाती हुई दिशा में है और ZL रेजिस्टेंस जो है उससे। ठीक है, तो ये करंट जो है वो क्या हो गई, -I2 ZL हो गई। और V2 और VL जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। V2 प्लस VL बराबर क्या है, 0 है। जैसे आप ये देखोगे ना, जैसे VL क्या है, लोड रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होगा। ठीक है, और इधर ये क्या है, V2 वोल्टेज है जो अपने मूल प्रवर्धक परिपथ के जो ये आउटर टर्मिनल है, जैसे हम लोग निर्गत वोल्टता जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, V2 यहाँ से अगर हम लोग इसको लूप लें ऐसे तो -V2 और ये इधर से भी यही आ जाएगा, माइनस का VL आ जाएगा। तो इसीलिए जैसे यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करें, -V2 - VL इज इक्वल टू 0 इस लूप के अंदर, या इधर से करेंगे तो +V2 + VL। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, ये आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे के बराबर हैं और क्या है, विपरीत हैं। तो V2 बराबर है -I2 ZL के बराबर होता है। तो I2 का मान जो है वो है HF_I1 प्लस HO V2। इस V2 की जगह आप ये मान रख दो तो I2 ZL आ गया। ठीक है, I2 ZL आ गया ना, तो I2 वाले टर्म्स को कॉमन ले लो, ये I2 वाला टर्म और ये I2 वाला टर्म यहाँ आ गया। तो 1 + HO ZL इज इक्वल टू ये HF_I1 और यहाँ से आप क्या करोगे, I2/I1 जो है वो निकाल लोगे। तो I2/I1 जो है वो आ जाएगा HF/1 + HO ZL। ठीक है, ये आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, करंट गेन। I2/I1 क्या आ गया, करंट गेन। उसके बाद है निवेशी प्रतिबाधा। ये सब बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है और डायग्राम से ही जुड़ी हुई है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई होप, अगर फिर भी रहे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस क्या होता है, वोल्टेज बटे करंट होता है। और इनपुट की बात कर रहा है तो इनपुट वोल्टेज होएगी और इनपुट करंट होएगा, उनका रेशो होगा ZI इज इक्वल टू V1/I1। और हम लोग जानते हैं V1 किसके बराबर होता है, जो H पैरामीटर के इक्वेशन है, HI_I1 + HR V2 ये होता है। अब हमें चाहिए V1/I1, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में I1 का भाग दे देंगे, तो ये बन गया HI और ये बन गया HR V2/I1। ओके, तो ये बन गया HR V2/I1 और V2 जो होता है वो होता है -I2 इंटू
ZL, ये हो गया यहाँ पे -I2 ZL, इस V2 का मान रख दिया हमने, ओके, और बटे में I1 है ही सही। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये I2 और ये I1, ये करंट गेन हो गया। करंट गेन यही तो होता है, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। तो यहाँ पे ये करंट गेन हो गया AI। तो AI जो है हमने उसका मान निकाल के रख ही रखा है, हम लोग यहाँ पे AI का मान रख देंगे। AI का मान हमने निकाला था, ये रहा HF बटे 1 + HO बटे ZL, इसका मान यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो HI - HR ZL AI का मान HF बटे 1 + HO ZL, ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो HR HF होता है उसके कंपैरिजन में HI बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने, जैसे मैंने वो टेबल बना के भेजी ही थी लास्ट, या उस लास्ट के अंदर, लास्ट अपने जो PDF है उसके अंदर भी आप देख सकते हो, वीडियो में भी देख सकते हो। HI HR HF इनकी वैल्यूज़ हैं, तो HI काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इनकी टर्म्स जो है ना, ये वाली इनको हटा सकते हैं। तो ZI इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू HI ही होता है। तो इनपुट इम्पिडेंस जो है वो लगभग HI के बराबर ही होता है। उसके बाद है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज है V2 और इनपुट वोल्टेज है V1। तो V2 जो हमने ऊपर ही ऊपर लिखा था -I2 ZL के बराबर होता है। तो हमारे पास है वोल्टेज गेन, ओके। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। तो AV इज इक्वल टू V2/V1। V2 हमें पता है -I2 ZL, ऊपर से ही हम लोगों ने ये बार बार यूज़ कर रहे हैं। और I2 जो है आप उसको लिख सकते हो, चूँकि I2 बटे I1 होता है करंट गेन AI। तो I2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, I2 इज इक्वल टू AI I1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे AI I1 लिख दिया इंटू ZL, है ही सही। तो वोल्टेज गेन AV जो होता है वो होता है V2 बटे V1। तो V2 का मान ये है, बटे V1 कर दो, ओके। तो हमने यही किया यहाँ पे, -AI I1 ZL बटे V1, ओके। तो -AI ZL, और ये जो ऊपर है I1 नीचे है V1, ये 1/ZI इनपुट इम्पिडेंस है एक्चुअली, ये है ना। इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट, यही था। तो ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस ZI के बराबर है। अब हम लोगों ने इनपुट इम्पिडेंस भी निकाल रखा है, तो उसका मान यहाँ पे रख देंगे। इनपुट इम्पिडेंस हमने निकाला ही था, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये थी HI - HR HF ZL बटे 1 + HO ZL। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे ZI की। तो यहाँ पे हम लोग AI करंट गेन की भी वैल्यू पुट कर देंगे। ये AI है, AI की वैल्यू HF, और 1 + HO ZL, ये ZL यहाँ पे है ही सही। ZI की वैल्यू LCM ले लेंगे, तो ये 1 + HO ZL जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने से पहले ये HI से गुणा होगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो ऊपर तो बन रहा है, ऊपर बन रहा है -HF ZL, नीचे बन रहा है HI। ये HI इसके साथ गुणा होगा 1 के साथ, और इसके साथ ZL है, इसके साथ ZL है, तो ये टर्म अंदर HI HO ZL -HR HF ZL। ZL को आप कॉमन कर लो, और ये वाला जो टर्म है ये किसके बराबर होता है, डेल H। डेल H होता है मतलब जैसे H पैरामीटर की जो मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ये। जैसे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो डिटर्मिनेंट को, डेल्टा H इज़ इक्वल टू जैसे HI HR HF HO, ये होती है H मैट्रिक्स। हमने जैसे फर्स्ट यूनिट का या फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें देखो डेल्टा H की वैल्यू इसी तरीके से लिखी हुई है मैट्रिक्स फॉर्म में, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आती है HI HO HR HF, ओके। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा H बन गया। तो HF ZL ओवर HI, डेल्टा H जो है वो काफ़ी कम होता है कंपैरिजन टू HI, इनटू इसके साथ ZL भी इन्वॉल्व कर दे तो भी HI जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो HI इतना बड़ा है तो इसको आप रिमूव कर सकते हो ZLH को, ओके। तो ये क्या बन गया, -HF ZL बटे HI। ये हमारे पास आ गया फाइनल वोल्टेज गेन आ गया, ठीक है।
उसके बाद हम लोग निकालेंगे निर्गम प्रतिबाधा। ठीक है, क्या निकालेंगे? निर्गम प्रतिबाधा। तो निर्गम या आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज है V2 और आउटपुट करंट क्या है? I2। तो I2 जो होती है वो फंक्शन होती है I1 और V2 की, जैसे ये वाला है ही सही। I2 बराबर HF I1 प्लस HO V2। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जैसे हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं वो हम लोग सोर्स वोल्टेज को शून्य मान करके निकाल रहे हैं, जो फंडामेंटल अपना सर्किट है ना उसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या है, सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, VS को अप्लाई नहीं किया है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, तो इसमें क्या होगा, जैसे अपना मूल जो अपना सर्किट है उसके अंदर चलते हैं। जैसे ये वाला सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर अगर हमने सिग्नल अप्लाई नहीं किया हो तो ये RS जो है इसमें से I1 करंट जाएगी, इस HI में से भी जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं वहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस HR V2 है ना, तो ये इसी से आ जाएगा। जब हमने VS को ज़ीरो किया है, VS को हमने ज़ीरो कर दिया, तो ये इधर से जो सर्किट बना, सिग्नल अप्लाई नहीं किया है। जैसे इस रेजिस्टेंस को आप इसी जो एम्पलीफायर सर्किट है उसमें भी इन्वॉल्व मान लें तो भी कोई बात नहीं है। जैसे इसने माना है, अभी इसको बाद में अगर इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, ये जैसे इसमें से करंट जाएगी और ये I1 करंट इसमें से जाएगी। तो इस पे तो ये तो वोल्टेज ही वोल्टेज का सोर्स ही लग रहा है यहाँ पे HR V2। तो RS जो है वो HI में और RS में करंट जा रही है I1, और जो आगे वोल्टेज सोर्स लगा है वो है HR V2। तो किरचॉफ लॉ से हम लोग इसको लिख सकते हैं RS I1 प्लस HI I1 प्लस HR V2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि VS 0 है तो RS में से करंट कौन सा गया। तो RS जो है हमने वो मूल जो अपना फंडामेंटल एम्पलीफायर सर्किट है उसमें इन्वॉल्व मान लिया है। उसके अंदर करंट I1 था ही, इनपुट जो अपने दो निवेशी वो धारा I1 निवेशी वोल्ट था V1 और निर्गत धारा I2 निर्गत वोल्ट था V2। VS सोर्स से तो IS करंट जनरेट होगा सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, तो वो तो हमने यहाँ पे लिया नहीं है, ये तो इसी का है। तो यहाँ से I1 कॉमन आ गया RS और HI से, बराबर है माइनस HR V2। तो यहाँ से I1 का मान आ गया माइनस HR V2 बटे RS प्लस HI। ओके, ये I1 का मान आ गया। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर निर्गम प्रतिबाधा। तो I1 का ये मान आप रखोगे I2 में, ये I1 है ये I2 में रख दोगे। तो I2 बराबर HF इंटू I1, तो माइनस HR V2 बटे RS प्लस HI प्लस HO V2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V2 कॉमन ले लेंगे। तो V2 कॉमन लेने से इसके पास तो HO ही बचा, इधर बच गया HF HR, क्या बच गया HF HR बटे RS प्लस HI। वही एलसीएम मतलब I2 है ना ये, तो I2 का मान रख देते हैं, V2 बटे I2 है ना इन आउटपुट इम्पिडेंस। तो जैसे V2 तो इधर है ही, ये I2 इसके बटे में ले जाएंगे और ये मान जो है ये ब्रैकेट वाला ये 1 बटे में बन जाएगा। जैसे ये बन गया ना 1 बटे HO माइनस HF HR RS प्लस HI, या यूँ भी कर सकते हो, जैसे I2 का ये मान है तो I2 का ये मान इस फॉर्मूले में रख दो, जो इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला है उसके अंदर आप वैल्यू रख दो। तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ मैंने कर ही रखा है। ओके, तो ये बन गया। अब आप एलसीएम लो, RS प्लस HI ऊपर आ जाएगा, नीचे ये पहले इससे गुणा होगा HO से, तो HO RS प्लस HO HI माइनस HF HR। तो ये तो बार बार डेल्टा H ही बन रहा है, तो इसको आप डेल्टा H लिखो, RS प्लस HI बटे HO RS प्लस डेल्टा H। ओके, तो ये निर्गम प्रतिबाधा हो गई, जो कि सोर्स के प्रतिरोध का फंक्शन होती है। जब सोर्स के प्रतिरोध को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका फंक्शन तो होगी, ऑब्वियस है। तो ZO के अंदर RS की टर्म भी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पावर गेन की। तो पावर गेन क्या होता है, गेन जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन, तो वो हमेशा क्या होता है, आउटपुट पे जो वोल्टेज रहती है बटे इनपुट पे वोल्टेज, वो वोल्टेज गेन। करंट गेन मतलब आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। इसी तरह से अगर पावर गेन है तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति बटे निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, P2 बटे P1। यहाँ पे क्या बन जाएगा, P2 बटे
P1। तो P2 तो है V2I2, P बराबर VI होता है ना फॉर्मूला, P बराबर है VI। तो यहाँ पे रखोगे आप V2I2, इसमें रखोगे V1I1। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, इनको डिफरेंट अलग अलग करके रखा, तो ये V2/V1 तो वोल्टेज गेन हो गया, I2/I1 क्या हो गया, करंट गेन हो गया। अब वोल्टेज गेन और करंट गेन हमने निकाल ही लिया था, तो उन दोनों का हम लोग मान रख देंगे, है ना। तो AV का मान रखेंगे वोल्टेज गेन का, AI/ZL/ZI। देखो वोल्टेज गेन जो है वो माइनस में आया था, ये रहा, ये वोल्टेज गेन है ना, -HF/ZL/HI, ये वाला। ओके, इसने कौन सा रखा है, AI/ZL/ZI। ये है पावर गेन इनटू AI। एक मिनट रुको, हमने इसको पावर AI की फॉर्म में भी निकाला होगा, ये है ना यहाँ पे, ये देखो AV इज इक्वल टू -AI, ये देखो -AI/ZL/ZI, ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इसमें क्या होता है, मोड लगा हुआ है, सॉरी इसमें क्या है, मोड लगा हुआ है, मोड लगने का मतलब है कि जो भी नेगेटिव साइन रहता है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं हमने डाला इसमें, तो AI का स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ये AI और ये AI मिल करके AI स्क्वायर और ZL/ZI। अब हम लोग क्या करेंगे, AI तथा ZI का मान रख देंगे। AI है करंट गेन और ZI है इनपुट इम्पिडेंस, दोनों का मान रख देंगे। इसका HF/1 + HOZL का होल स्क्वायर हो गया, और इधर ये जो है इसमें हमने ZI का मान रख दिया HI, और ये -HRHFZL/1 + HOZL। जब LCM लोगे तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, HI के साथ 1 + HOZL आ जाएगा। नीचे क्या है, इसमें स्क्वायर है यहाँ पे HOZL की, इधर ये 1 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके पास ये एक जो है 1 + HOZL जो है वो बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अंदर क्या टर्म आ जाएगी, HI के साथ ये आ ही गया था और ऊपर ये इधर बच ही गया था, ठीक है। इसके अंदर जब आप गुणा करोगे तो उसी तरीके से ∆H बनेगा, वो यहाँ पे बन गया। तो ये हमारे पास आ गया पावर गेन, ठीक है। इस पावर गेन के अंदर हमने सिग्नल वोल्टेज जो है उसके प्रतिरोध को शामिल नहीं किया है, और जब हम लोग RS को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो जो करंट गेन आता है उसको हम लोग समग्र धारा लाभ, सॉरी इसको जब हम लोग शामिल नहीं करते हैं, उस कंडीशन में जो करंट गेन और वोल्टेज गेन आता है उसको हम लोग इंटरनल करंट गेन और इंटरनल वोल्टेज गेन जो है वो बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग RS को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, उस कंडीशन में जब करंट गेन और वोल्टेज गेन आता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल करंट गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है। RS की उपस्थिति में जो सोर्स वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोग वो भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज की प्रेजेंस में है, तो निवेशी स्रोत जो है, अगर मान लीजिए धारा जनित्र IS है, जो सेकंड हमने डायग्राम बनाया है उसके अंदर जब करंट सोर्स भी यूज़ किया है जिसमें हमने पैरेलल में RS जोड़ा है, अगर हमने वो यूज़ किया है तब अगर हम धारा लाभ निकालना चाहते हैं तो AI' इज इक्वल टू I2/IS। I2 तो आउटपुट करंट है और इनपुट करंट क्या है, IS, क्योंकि हमने सिग्नल सोर्स लगा लिया है। तो ऊपर नीचे I1 से गुणा करेंगे तो ये तो बन गया यहाँ पे AI, क्या बन गया, AI करंट गेन, ओके। और इनटू में आ गया I1/IS। इसी तरीके से अगर जब आप लोग 4.113 ये डायग्राम हमारा है करंट सोर्स का, उस करंट सोर्स में जो करंट I1 है वो ZI में से भी जाती है और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो RS में से जाता है। देखो हम डायग्राम में वापस जाते हैं, 3 वाला डायग्राम, ये वाला दूसरा जिसमें हमने करंट सोर्स लिया है। तो ये कहता है कि ZI में से जाएगा I - IS और
I1 माइनस IS और इसमें से जाएगा, देखिए हम वापस जाते हैं, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है ZI में से जाएगा I1 और RS में से जाएगा IS माइनस I1। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अपने डायग्राम में कि ये जो RS है, RS रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इससे करंट आती है इधर IS। इस IS का जो एक हिस्सा है I1 वो तो आगे चला जाता है, बाकी बची हुई करंट RS में से जाती है। तो बची हुई करंट कितनी होगी, IS माइनस I1। तो ये वोल्टेज कितनी हो जाएगी, IS माइनस I1 इंटू RS। ओके, और जो Z1 है यहाँ पे इम्पिडेंस, ये ZI सॉरी, तो ये इम्पिडेंस जो है यहाँ पे 1 टर्मिनल के बीच में, तो यहाँ पे पैरेलल वोल्टेज ऑलवेज इक्वल होती है, तो इसके और इसके सिरों पे वोल्टेज और इसके सिरों पे वोल्टेज बराबर होगी। तो इसमें से तो करंट जा रही है IS माइनस I1 RS में से, और वोल्टेज हो गई इंटू RS, और ZI में से करंट जाएगी कितनी, I1। ठीक है, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ZI इंटू I1 हो गया। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से लिखा गया है, पैरेलल वोल्टेज और इक्वल के जो प्रिंसिपल हैं उसी से हमारे ओवरऑल करंट गेन में ये I1 इंटू ZI बराबर IS माइनस I1। I1 को आप कॉमन ले लो, आगे IS है ही सही, तो यहाँ से I1 बटे IS आ गया RS बटे ZI प्लस RS। तो यहाँ से करंट गेन बराबर AI, ये जो हमारा बन गया था AI, और साथ में है I1 बटे IS, I1 बटे IS का मान रख दिया ये वाला, तो AI इंटू RS बटे ZI प्लस RS ये आ गया। तो AI डैश इज़ इक्वल टू AI, और यहाँ पे RS को हम नीचे ले आते हैं, 1 प्लस ZI RS, और जब RS का मान इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी होगा तो नीचे इसमें है ZI बटे RS इन्फिनिटी, 1 बटे इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो ये वाले टर्म 0 हो गई, तो बराबर AI। ठीक है, RS इन्फिनिटी की कंडीशन के अंदर क्या होगा, समग्र धारा लाभ जो है वो धारा लाभ के ही बराबर हो जाता है, अदरवाइज समग्र धारा लाभ और धारा लाभ के मध्य ये रिलेशन रहता है। ओके, उसके बाद है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन भी यही होगा। अब हमने सोर्स वोल्टेज में VS लगा रखा है, तो VS इनपुट हो गया और आउटपुट V2 है ही, तो V2 बटे VS, दोनों तरफ V1 से गुणा कर दो ऊपर और नीचे, तो एक तो AV बन जाएगा वोल्टेज गेन V1 बटे VS। अब हम यही करना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा था कि जो RS प्लस ZI है, जैसे ये बना था ना इधर, ये देखो, एक तो इसमें बना I1 Z1 ZI और ये बना I1 RS, इधर बना IS RS, ये वाली इक्वेशन देखो आप। तो इस इक्वेशन में क्या है, ये IS RS क्या है, VS के बराबर है। VS सोर्स से निकली करंट IS है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS, जो जैसे सोर्स के, तो सोर्स के साथ हमने एक रेजिस्टेंस इंक्लूड किया जिसके थ्रू सिग्नल जाएगा, तो ये IS इंटू RS क्या होता है, VS के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखा गया है ये रहा, हाँ ये वाला। तो I1 को आप क्या लिख सकते हो, इनपुट करंट को V1 बटे ZI, क्योंकि V1 बटे I1 क्या होता है, ZI होता है ना इनपुट इम्पिडेंस, तो यहाँ से V1 बटे VS आ जाएगा ZI बटे RS प्लस ZI ये वाला। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन आ गया AV का मान, AV डैश AV इंटू V1 बटे VS, तो V1 बटे VS का मान हमारे पास ये है, तो वो मान रख देंगे यहाँ पे। ओके, तो AV डैश इज़ इक्वल टू माइनस AI, ये AV का मान है, AV का मान रखा गया है माइनस AI ZL बटे ZI इंटू ये है ही सही, तो ZI से ZI कैंसिल, बाकी बच गया जो रख दिया AI ZL बटे RS प्लस ZI ये आ गया। इसमें भी क्या है, जब RS 0 होता है, सीरीज़ में जुड़ा है ना इसमें, तो RS 0 होगा, तो ये एक आदर्श वोल्टता स्रोत या शून्य आंतरिक प्रतिरोध के स्रोत के लिए समग्र वोल्टता लाभ के बराबर होता है। RS 0 करने का मतलब है जो वोल्टेज सोर्स हमने जोड़ रखा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, शून्य है। ठीक है, और
करंट वाले के अंदर आर एस इन्फिनिटी किया था ना, तो उसमें इन्फिनिटी करने का मतलब है कि उसमें जैसे पैरेलल में करंट हम पास कर रहे थे, तो वहाँ कोई करंट जाएगा ही नहीं, सीधा जितना भी करंट है वो सारा क्या है, सर्किट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर आर एस जीरो करने का मतलब है उस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नहीं होगा, तो ओवरऑल करंट गेन के बराबर ही हो गया। वो सोर्स जो है वो कुछ ऐसा अलग से करंट या वोल्टेज को डिवाइड कर ही नहीं रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में समग्र वोल्टता लाभ के बराबर और समग्र धारा लाभ के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये तो था एम्पलीफायर सर्किट के अंदर किस तरीके से हम लोग करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और पावर गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन जो है वो प्राप्त करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर ये जो होते हैं उसके लिए हम लोग जो है ये सारी जो भी हमने निकाले थे अभी, एनालाइज़ किया था फंडामेंटल एम्पलीफायर सर्किट को, वो सब जो टर्म्स हैं वो सब जो हैं वो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर के लिए निकालेंगे। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अंदर आई होप आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी विशेष भेजी हैं टीचर्स डे पे। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अच्छे से पढ़ते रहें, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।